समाज में कोई भी असमानता खुद से पैदा नहीं होती, उसे धीरे धीरे गढ़ा जाता है। कभी डर से, कभी नीतियों से और कभी लोगों की कमजोरियों से। जब कोई गलत व्यवस्था बार बार दोहराई जाती है तो वो परंपरा बन जाती है और फिर लोग उसे चुनौती नहीं देते, किस्मत मान लेते हैं। जाति भी एक ऐसी ही व्यवस्था है। बाहर से ये धार्मिक लगती है, लेकिन इसकी जड़ में धर्म से ज्यादा राजनीति, सत्ता और कंट्रोल का खेल छुपा हुआ है। आज हम समझेंगे कि जाति कैसे बनी, क्यों बनाई गई और क्यों इतनी मजबूती के साथ टिक गई कि आज भी इससे छुटकारा मिलना मुश्किल है। अगर हम 3500 साल पीछे ऋग्वेद के काल में लौटें तो उस समय समाज में जाति जैसा कोई विचार मौजूद नहीं था। लोग अपने काम से पहचाने जाते थे। कुम्हार, लोहार, वैद्य, शिकारी, किसान, सबके काम अलग थे, लेकिन किसी को ऊंचा या नीचा नहीं माना जाता था। अगर सोचो तो ये तार्किक भी है। हर काम आवश्यक है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। उस समय पहचान जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कौशल और सीख से बनती थी। फिर जैसे जैसे समाज बढ़ा और कामों का वितरण जटिल हुआ, फिर एक ढांचे की जरूरत महसूस हुई। इसी से वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। ब्राह्मण शिक्षा और ज्ञान के काम में, क्षत्रिय सुरक्षा के लिए, वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र सेवा और श्रम के काम में लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ण जन्म पर नहीं बल्कि योग्यता और कौशल पर आधारित था। कोई भी व्यक्ति सीखकर किसी भी वर्ण का काम कर सकता था, ठीक वैसे जैसे आज कोई मेहनत करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या शिक्षक बनता है। समाज व्यवस्थित था लेकिन बंद नहीं था। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा आया जब ज्ञान और सत्ता कुछ विशिष्ट वर्गों तक सीमित होने लगे। और सत्ता अगर किसी चीज से डरती है तो वो है सवाल। अगर हर इंसान पढ़ लिख जाए, सोचने लगे, तो सत्ता के ऊपर बैठे लोग कितने दिन टिकेंगे। इसी डर से एक साजिश तैयार हुई जिसने वर्ण को धीरे धीरे जाति में बदल दिया। ये विचार फैलाया गया कि जन्म ही पहचान तय करेगा। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र। ये एक साधारण सी लाइन लगती है, लेकिन इसके प्रभाव ने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। अब ज्ञान पर पहरा लगा दिया गया। कुछ लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया गया ताकि वो कभी सवाल न पूछ सके। जो कल तक सीख कर विद्वान बन सकता था उसे कहा गया तू जन्म से नीचा है। ये एक सोच नहीं, एक सामूहिक और मानसिक बंधन था। इसी दौर में एक श्लोक का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ जिसका नाम है पुरुष सूक्त। असल में ये एक प्रतीकात्मक कविता थी जिसमें समाज को एक शरीर के रूप में बताया गया था। ब्राह्मण मुख की तरह, क्षत्रिय भुजाओं की तरह, वैश्य जांघों की तरह और शूद्र पैरों की तरह। इसका मतलब था कि हर अंग जरूरी है, लेकिन जब सत्ता इसमें उतरी तो इसे अर्थ बदल कर बताया गया। मुंह सबसे ऊपर, पैर सबसे नीचे। वही सूक्त जो समानता दिखाने के लिए थी, उसे असमानता को स्थायी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और यही जन्म आधारित जाति प्रथा की मजबूत नींव बन गया। इसी व्यवस्था के खिलाफ पहली बड़ी आवाज महात्मा बुद्ध की थी। बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण वो नहीं जो ब्राह्मण के घर में जन्मा है, ब्राह्मण वो है जिसमें करुणा, सत्य और विवेक है। उन्होंने ज्ञान को सबके लिए खोला, जाति के विरोध में खड़े हुए और एक नया मार्ग दिखाया जहां हर इंसान बराबर था। बौद्ध धर्म के फैलने से जाति आधारित सत्ता कमजोर पड़ी, लेकिन सत्ता ने जवाब में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को आगे बढ़ाया जिनमें ऐसे नियम बताए गए जिन्होंने जाति को सिर्फ सोच नहीं बल्कि धार्मिक कानून जैसा बना दिया। मनुस्मृति में कई ऐसे प्रावधान लिखे गए जिन्होंने सामाजिक असमानता को वैध बना दिया। जैसे शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, ब्राह्मण को चोट पहुंचाना भयानक पाप, लेकिन शूद्र के लिए वो सुरक्षा नहीं। यानी व्यवस्था अब सिर्फ सामाजिक नहीं थी, ये दंड, डर और ईश्वरीय न्याय के नाम पर लागू की जा रही थी।
जो चीज़ सत्ता बनाए रखने के लिए बनाई गई थी उसे धर्म कहकर जनता के मन में गहराई तक बैठा दिया गया। फिर भारत में अंग्रेज आए। ये मानना गलत है कि अंग्रेज जाति को खत्म कर सकते थे। उल्टा उन्होंने इसे और मजबूत किया। उन्हें एक टूटा हुआ समाज मिला जो उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। 1871 की पहली जाति आधारित जनगणना में हर इंसान को आधिकारिक जाति दे दी गई। अब जाति सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं, सरकारी रिकॉर्ड बन गई। स्कूल, नौकरी, सेना, टैक्स सब में जाति की एंट्री हो गई। इंसान कम और एक जातीय कोड ज्यादा बन गया। 1947 में भारत आजाद हुआ। संविधान में बराबरी लिखी गई। भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। लेकिन क्या सोच भी आजाद हुई? आज भी देश के कई गांवों में अलग बर्तन, अलग कुएं और अलग मंदिरों में अलग व्यवहार देखा जाता है। शहरों में जाति खुलकर नहीं दिखती, लेकिन रिश्तों, नौकरी और समाज में सॉफ्ट डिस्क्रिमिनेशन के रूप में मौजूद है। आज सरनेम देखकर डिसीजन लिया जाता है। शादी से पहले जाति पूछी जाती है। सोशल मीडिया पर जाति गर्व का प्रदर्शन किया जाता है। इस संघर्ष में दो व्यक्तियों की भूमिका बहुत बड़ी है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी ने छुआछूत को पाप बताया और समाज को नैतिकता से बदलने की कोशिश की। वहीं अंबेडकर ने कहा कि ये व्यवस्था सिर्फ समझाकर नहीं तोड़ी जा सकती, इसे कानून से खत्म करना होगा। उन्होंने संविधान में समानता, शिक्षा और आरक्षण जैसे प्रावधान जोड़कर सदियों से दबे लोगों को ऊपर आने का मौका दिया। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक था। अब सवाल उठता है, जाति कैसे खत्म होगी? कानून व्यवस्था बदल सकता है, सोच को नहीं। जाति तभी मिटेगी जब समाज के नजरिए में बदलाव आएगा, जब स्कूलों में मानवता पढ़ाई जाएगी, जब सरकारी फॉर्म में जाति से अधिक काबिलियत देखी जाएगी, जब दोस्ती और रिश्ते जाति से नहीं बल्कि इंसान से बनेंगे। और सबसे जरूरी, जब कोई इंसान अपनी जाति पर गर्व करना छोड़ देगा, क्योंकि गर्व उस चीज पर होता है जिसे हम हासिल करें, ना कि उस चीज पर जो जन्म से मिल जाए। सच ये है कि जाति भगवान की बनाई हुई व्यवस्था नहीं थी। ये सत्ता, राजनीति और कंट्रोल की कहानी थी। लेकिन जैसे ही कोई इंसान इस कहानी को समझ लेता है, वो मानसिक रूप से आज़ाद हो जाता है। और जब इंसान बदलता है तो समाज बदलना शुरू हो जाता है। अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो इसे आगे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जाति तभी खत्म होगी जब हम चुप रहना छोड़ देंगे और बराबरी को सिर्फ कानून नहीं, खुद का सिद्धांत बना लेंगे।